नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं नुपुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर अलवर से इस वक्त की। विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, मुंडावर विधायक मंजीत को यह धमकी मिली। व्हाट्सएप पर गैंगस्टर युवराज ने हत्या की धमकी दी। आपको बता दें, विधायक से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। विधायक मंजीत ने डीजीपी को इसकी जानकारी भी दे दी। डीजीपी भूपेंद्र यादव ने जांच का आश्वासन दिया है। नीमराना थाने में विधायक ने मामला दर्ज कराया। तो इस वक्त की बड़ी खबर अलवर से, जहां पर विधायक को जान से मारने की धमकी दी जाती है। मुंडावर विधायक मंजीत को यह धमकी दी जाती है। व्हाट्सएप पर गैंगस्टर युवराज ने हत्या की धमकी दी थी और विधायक से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। जी हां, विधायक मंजीत ने डीजीपी को इसकी हालांकि जानकारी दे दी है। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने जांच का आश्वासन भी दिया है। और आपको बता दें कि नीमराना थाने में विधायक ने मामला दर्ज कराया। तो बड़ी खबर इस वक्त के अलवर से, जहां पर विधायक को जान से मारने की धमकी दी जाती है। मुंडावर विधायक मंजीत को यह धमकी दी जाती है। व्हाट्सएप पर गैंगस्टर युवराज ने हत्या की धमकी दी। विधायक से 20 लाख रुपए, जो कि एक बड़ी रकम की फिरौती मांगी गए थे। विधायक मंजीत ने डीजीपी को इसकी फिर जानकारी दी कि किस तरह से फोन आया और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है, हत्या की धमकी दी जाती है। ये तमाम जानकारी विधायक द्वारा डीजीपी को दी जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या कुछ पूरा मामला, किस तरह से फोन आता है, क्या कुछ धमकी विधायक को मिलती है? जी, ये कल से लगातार धमकी आ रही थी। मुंडावर के विधायक हैं मंजीत धर्मपाल चौधरी को, और आज उन्होंने डीजीपी को पूरा घटनाक्रम बताया है। और जो उन्हें धमकी देने वाला जो शख्स है, उसका नाम युवराज गैंगस्टर बताया गया है। बदमाश किस्म का ये शख्स है और कई बार गिरफ्तार भी हो चुका है। हत्या जैसे इसके ऊपर मुकदमे दर्ज है। तो निमराना के आसपास ये जो हरियाणा से सटा हुआ इलाका है, उसमें इसने कई आपराधिक वारदातें अंजाम दी है। लेकिन विधायक को लगातार फोन करके, वॉइस कॉल के जरिए व्हाट्सएप पर यह धमकी दे रहा था कि 20 लाख रुपए पहुंचा दो, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा। विधायक ने पहले ऐसे ही ले लिया कि किसी सिरफिरे किस्म के व्यक्ति ने उनको धमकी दी होगी। लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि लगातार फोन आ रहे हैं तो फिर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ विधायक साहब खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मंजीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 पर। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपको फोन आता है, क्या कुछ धमकी आपको दी जाती है, और जब आपने डीजीपी को जानकारी दी तो क्या जांच शुरू हो चुकी है? सबसे पहले आप सबको नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मामले को उठाया है। और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कल सुबह 11 बजे से ही लगातार व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से मेरे पास फोन आ रहे थे, पर मैं अन्य कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से वो कॉल रिसीव नहीं कर पाया। और शाम को जब मैंने मेरे फोन चेक किए तो कोई उस नंबर से करीब 70 कॉल आए हुए थे मेरे पास, और कुछ मैसेजेस भी आए हुए थे जिसके अंदर रैंसम मांगा हुआ था, और अगर नहीं चुकाने पर अंजाम भुगतने की बात कही गई थी। फिर मैं जयपुर की तरफ जब चला तो मेरे पास वापस व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल आया, तो मैंने कॉल रिसीव किया। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या आपको जिंदगी प्यारी नहीं है? मैं कहा मेरे को तो मेरी नहीं है, तेरे को तेरी खुद की नहीं है क्या? बोले नहीं, मुझे भी मेरी नहीं। मैं कहा जब तेरे को ही तेरी नहीं है तो मैं कहा मेरी की तू क्यों चिंता करता है? तो उसने उस बात पे कहा कि तूने मैसेज नहीं पढ़े क्या? मैं कहा मैंने तो नहीं पढ़े। मैं कहा तू पता क्या चाहता है? बोले मैं चाहता हूँ कि 20 लाख रुपए तू मुझे दे, नहीं तो 2 दिन बाद तू अंजाम भुगत लेगा। मैं कहा ठीक है, मैं अगर नहीं दूंगा तो मैं अंजाम भुगत लूंगा, मैं देख लूंगा, तू इस चीज की चिंता छोड़। तो मैंने उसका कॉल ब्लॉक कर दिया। फिर उसने किसी और फोन के माध्यम से किसी और से फोन करवाया व्हाट्सएप के ऊपर ही। तो उसने सेम की सेम बातें जो उसने बोली वैसी की वैसी बातें मेरे को दोहराई। तो मैंने उसका भी कॉल ब्लॉक करके फिर हाथ क्या सूचना कंसर्न थानेदार साहब को दी। उसके उस समय मैं नीमराना में था, तो नीमराना एसएचओ को दी, एसपी साहब हमने भिवाड़ी को दी, और फिर डीजीपी साहब को दी। तो उन्होंने आज क्या मुकदमा दर्ज कर इस मामले की तहकीकात करने लग रहे हैं। जैसे अभी जानकारी है कि भाई 2 जनों को उन्होंने राउंड अप किया है, उनसे आगे की जांच करवा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि भाई इनसे क्या निकल सकता है। वो व्यक्ति खुद को युवराज टाइगर बता रहा था नीमराना का, और रैंसम मांगा, ये सब मामला था। जी मंजीत जी, क्या कल से पहले भी इस तरह का पहले कोई कॉल आपको आया है इसी युवक से? नहीं, ऐसा आज तक कोई कॉल मुझे नहीं है। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। जी, जब आपने डीजीपी को जानकारी दी और जैसा कि उन्होंने भी जांच का आश्वासन दिया, तो ये जांच कहाँ तक पहुंची, इस बारे में कुछ पता चल पाया आपको? डीजीपी साहब ने कहा कि हम राउंड अप कर रहे हैं कि भाई उनके जो नजदीकी लोग हैं
उनको आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ने का काम कर रहे हैं। और एक बार चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद वो मेरे को सारी चीजें ब्रीफ करेंगे। जी, इस मामले में मैंने सीएम साहब से और डिप्टी सीएम साहब से भी टाइम मांगा है, तो देखिए कब समय मिलता है तो उनको भी पूरी जानकारी देकर और आगे क्या मदद हो सकती है मेरे इस मामले की उनसे पूछेंगे। जी, चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जल्दी उम्मीद की जाती है कि ये गैंगस्टर जो है वो जल्द ही गिरफ्त में होगा। और चलिए, बाबूलाल हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए। बाबूलाल, आपने सुना कि क्या कुछ विधायक साहब ने कहा, तो चलिए कुछ देर बाद फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपने खुद ने सुना है कि क्या कुछ विधायक साहब ने कहा और जांच जो है वो शुरू कर दी जा चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड मामले में अपडेट आपको दे दे। सीआईडी क्राइम ब्रांच को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। डीजीपी ने जल्द जांच का रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दे दिए। एसपी विकास कुमार अब पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। एसपी क्राइम टीम राजगढ़ के लिए रवाना हो चुकी है। सुसाइड नोट से लेकर के मोबाइल कॉल की अब जांच की जा रही है। तो अहम अपडेट, सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड मामले में सीआईडी क्राइम ब्रांच को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और संवाददाता राकेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए, सीआई के सुसाइड मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय ने बड़ी गंभीरता से लिया है। पूरे मामले को लेकर एडीजी क्राइम बीएल सोनी ने तत्काल प्रभाव से उनके पास में जो एसपी क्राइम लगे हुए विकास कुमार शर्मा, इन्हें राजगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया है और वहां पर ये पहुंच के पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अब अपने स्तर के ऊपर शुरू करेंगे। हालांकि जिला स्तर के ऊपर भी राजगढ़ के अंदर ये पुलिस अपने स्तर के ऊपर काम कर रही है। एसपी वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज है कि सुसाइड नोट और रात को किन किन लोगों से सीआई ने बात की थी, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हुई हो या फिर मैनुअली बात मोबाइल पर बात की गई, उन सभी चीजों को, क्योंकि डीजी भूपेंद्र सिंह खुद पर्सनली रूप से बिश्नोई को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनकी कार्यशैली को अच्छी तरीके से जानते हैं। एसपी का भी कहना है कि उनकी कार्यशैली बहुत ही प्रभावित कर देने वाली थी और यही कारण है कि अब पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे प्रकरण को बड़ी गंभीरता से लिया है। सुसाइड के नोट पर काम किया जा रहा है कि सुसाइड का नोट किस आधार पर लिखा गया, किस परिस्थिति के अंदर लिखा गया हो सकता है। हालांकि अभी बॉडी को परिजनों ने रिसीव नहीं किया है, परिजन अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद में फिर कल अब पार्थिव शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद में परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। एक अहम सवाल, क्या इस मामले में किसी भी परिजन से बातचीत हो पाए, कभी उनसे बात शेयर की हो, कोई चिंता अपनी शेयर की हो, तो परिजनों को इस मामले में थोड़ी भी जानकारी है? देखिए, परिजनों को इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कोई जानकारी नहीं है। जहां तक सुसाइड नोट की बात की जाए और आला सीनियर ऑफिसर्स की बात की जाए तो उनका कहना है कि सुसाइड नोट पर कोई बड़ी चीज नहीं लिखी हुई है। सिर्फ ये लिखा गया है कि वो पिछले कई समय से तनाव में थे और दूसरी अहम बात कि वो माफी चाहते हैं अपने परिवार के लोगों से कि वो ऐसा में ही उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी चीज कोई इसके अंदर नहीं सामने आई है अभी तक। जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अब एसपी क्राइम यानी कि पुलिस मुख्यालय से एसपी क्राइम को यहाँ से भेजा गया है विकास कुमार को, वो इस पूरे मामले की जो ये मृत दर्ज हुई है 174 के अंदर सीआरपीसी के अंदर, उस पूरे मामले की अब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख रहे हैं कि अब इस मामले पर हर एंगल से जांच जो है वो शुरू की जा चुकी है और सीआईडी क्राइम ब्रांच को इसकी जिम्मेदारी भी दे दी है। एसपी विकास कुमार अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। तो एक और अपडेट इस मामले पर आपको बता दें, मृतक सीआई के परिजन पहुंचे राजगढ़ थाने। भाई चाचा पहुंच चुके हैं थाने, मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद है। तो सीआई सुसाइड मामले में एक और अहम अपडेट, मृतक सीआई के परिजन जो हैं वो राजगढ़ थाने पहुंच चुके हैं और परिजनों में उनका भाई चाचा राजगढ़ थाने में। और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पा रही है? मैं बताना चाहूंगा नूपुर जी की अभी हाल ही में जो परिजन है, जो सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई, उनके जो परिजन है वो थाने में पहुंचे हैं। पुलिस का भारी पुलिस बल है वो भी यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा जो उनके चाचा हैं, उनके भाई हैं, वो यहाँ पहुंचे और आने के तुरंत बाद जो पुलिस अधिकारी हैं, आईजी जोश मोहन, एसपी तेजस्विनी गौतम और
जो अन्य अधिकारी वहाँ मौजूद है उनसे उनकी बंद कमरे के अंदर जो बातचीत है वो अभी चल रही है। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि चूरू इनके जो शव को है वो चूरू लाया जा सकता है, ऐसी जानकारी में है। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने देखा कि अब सीआई विष्णुदत्त विश्नोई मामले में, सुसाइड केस के मामले में जो है वो परिजन भी थाने पहुंच चुके हैं और उनमें भाई चाचा राजगढ़ थाने में पहुंचे हैं। मौके पर पुलिस का पूरा जाब्ता वहां पर मौजूद है। वाकई में ये घटना जो है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। एक ईमानदार जो है ऑफिसर, जिनका इस तरह से कदम उठाना वाकई में हैरान कर देता है। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर ट्वीट किया है। राजगढ़ सीआई की मौत पर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर जाकर उन्होंने संवेदना प्रकट की और कहा कि राजस्थान पुलिस के निरीक्षक श्री विष्णु विश्नोई की दुखद मृत्यु पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी राजस्थान पुलिस में सेवाएं उल्लेखनीय रही हैं। उनकी सेवा और कर्तव्य निष्ठा को सदैव याद रखा जाएगा। इस दुख की घड़ी में राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस उनके परिवार के साथ में है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट जो है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अलवर से, जहां पर चौपान की स्थित उद्योग इकाई में आग लगी है। चौपान की स्थित नमन एंटरप्राइजेज में ये भीषण आग लगी और उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने की कोशिश में जुटी है। तो अलवर से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, चौपान की स्थित उद्योग इकाई में ये आग लगी। और चलिए अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारे इस लॉकडाउन में पूरी तरह से पैनी नजर बनी है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ आप तक पहुंचाएंगे। कहां बढ़ा वायरस का वॉर और कहां मिली राहत। तो चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात 9 बजे से आज दोपहर 2 बजे तक 163 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह से प्रदेश में अब 6,657 पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई। लेकिन इसमें एक सुखद तस्वीर ये है कि 3,695 मरीज ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव से निगेटिव हुई है। इसी तरह 3,260 मरीज ऐसे हैं जिनको विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज किया जा चुका है। इस तरह से प्रदेश में कुल 2,806 एक्टिव केस ही रह जाते हैं। प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ये संख्या बढ़कर अब 1,368 हो गई। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में वीसी के जरिए खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा समेत विभाग के अधिकारी जुड़े। कोरोना संकट में गरीबों को मुफ्त गेहूं वितरण, राशन वितरण और विभाग के कामकाज की समीक्षा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान निर्देश दिए कि कोई भी जरूरतमंद राशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को राशन देने पर भी वीसी के दौरान चर्चा हुई। जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण का फिर विस्फोट सामने आया है। आज शहर में 23 नए मामले सामने आए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि 23 में से 12 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो ग्रामीण इलाकों से हैं। खास तौर पे जोधपुर जिले का जो झवर इलाका है वहाँ पे एक साथ 8 मरीज आने से झवर में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। हालांकि उस इलाके में पुलिस के साथ साथ प्रशासन ने सख्ती कर दी है, लेकिन जिस लिहाज से ग्रामीण इलाकों से पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। बहरहाल जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा
आंकड़ा 1186 पहुंच चुका है। और यहीं मौत की आंकड़े की बात करें तो जोधपुर शहर में अब तक 18 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। हालांकि जो सैंपल का मामला है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि अब तक जोधपुर शहर में 55,000 मरीजों के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और यही कारण है कि इतने मरीज सामने आए हैं। बहरहाल हॉटस्पॉट की बात करें तो हॉटस्पॉट जो शहर का भीतरी इलाका है वहाँ पे अब एक दो मामले ही सामने आ रहे हैं। तो यानी वहाँ की जो विस्फोटक स्थिति थी उस पर कहीं न कहीं कर्फ्यू से काबू पाया गया है। लेकिन दूसरा बड़ा इलाका जोधपुर का प्रतापनगर बना है, जहाँ पे लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि अब कोरोना ने आसपास के कुछ और इलाकों में दस्तक दी है। शहर के हाउसिंग बोर्ड इलाके की बात करें, वहाँ पे आज 2 नए मामले सामने आए, तो वो भी एक चिंता की बात है। लेकिन फिलहाल प्रशासन ये दावा कर रहा है कि लगातार सैंपलिंग हो रही है, क्योंकि खासतौर पे जो ग्रामीण इलाकों में प्रवासी आए हैं वहीं से वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये भी उनका कहना है कि ये लोग चूँकि सूचीबद्ध हैं, इनकी निगरानी में है और उनके सैंपल से ये लोग पॉजिटिव आए हैं। लेकिन वो अन्य गाँव में फैलाए ना, उसको लिए भी वहाँ गाँव में उनको आइसोलेट किया गया है, अलग उनके लिए व्यवस्था की गई है और लगातार प्रशासन उन पर नज़र बनाए हुए हैं। सैंपलिंग लगातार जारी है। गाँव में खास तौर पे जिस गाँव में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं वहाँ पे आशा सहयोगियों को लगाया गया है, साथ ही नर्सिंग स्टाफ है, साथ ही जो शिक्षा विभाग के BLO है उनको भी लगाया गया है और वो लगातार गाँव में स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और जो मरीज संदिग्ध लग रहे हैं उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल प्रशासन का फोकस यही है कि लगातार सैंपलिंग की जाए। सैंपलिंग से ही जो कोरोना संक्रमण के मरीज हैं वो सामने आएंगे और उनका समय पर इलाज हो पाएगा। बहरहाल प्रशासन ने दूसरी ओर देखा जाए तो कल जेल DG जोधपुर पहुंचे थे, उन्होंने बाकायदा जोधपुर जेल का निरीक्षण किया था और वहां जेल में भी 26 मरीजों के सैंपल लिए गए हैं, उनकी स्क्रीनिंग की गई है। ये एक नया अपडेट सामने आया है। फिलहाल वहीं दूसरी ओर बात करें तो जो कोरोना योद्धा हैं उनको भी सम्मानित करने का सिलसिला चल रहा है। आज एम्स में कई डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों का सम्मान किया गया है, साथ ही CMHO में भी यही सिलसिला चल रहा है। तो मोटिवेशन का काम भी प्रशासन लगातार कर रहा है, क्योंकि लोग दिन रात तेज़ गर्मी में भी लगातार काम कर रहे हैं और ऐसी गर्मी में काम करना आसान नहीं है। फिलहाल जोधपुर में आंकड़ा बढ़ रहा है, ये एक चिंता की बात है। कोटा में लगातार हो रही पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफे के बीच आज फिर 14 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। अब कोटा में कुल आंकड़ा 373 पे पहुंच गया है। लगातार कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में हो रहे इजाफे से के बीच कोटा मेडिकल कॉलेज से भी राहत की खबरें आ रही है। आज फिर 5 रोगियों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक डिस्चार्ज रोगियों की बात करें तो 292 ऐसे रोगी हैं जिनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो वहीं कोटा में कोरोना से मौत की बात की जाए तो अब तक 16 मौतें कोरोना से हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में 3 रोगियों की मौत की खबर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने दी है कि 3 रोगियों की मौत कोरोना के चलते हो गई है। लगातार कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में हो रहे इजाफे के बीच चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन में भी हड़कंप सा मच गया है। 2 दिन में 30 रोगियों के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने अब शहर के कई इलाकों में स्क्रीनिंग के साथ साथ रैंडम सैंपलिंग का भी काम शुरू कर दिया है। छावनी जो क्षेत्र है वो एक बार फिर हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। 2 दिन में 2 दर्जन से ज़्यादा पॉजिटिव रोगियों के सामने आने के बाद छावनी के कुछ इलाके को कर्फ्यूग्रस्त घोषित किया गया है। तो वहीं कोटा से लगातार मजदूरों के लौटने का सिलसिला भी जारी है। बोरखंडी में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर से आज भी जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और अलवर के लिए बसों को रवाना किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर रवाना हुए। तो बूंदी जिले से भी आज 3 बसों को सवाई माधोपुर भेजा गया, जिसमें बिहार के मजदूर थे। वो सवाई माधोपुर से ट्रेन के जरिए बिहार रवाना होंगे। लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो वहीं जिला प्रशासन चाहता है कि अब जो इलाके कोरोना मुक्त है वहां पर बाजार खुलें। तो फिलहाल आज की ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।